ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर एसआई स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्मली हाइपोथेसिस टेस्टिंग। और हाइपोथेसिस टेस्टिंग का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है वन पॉपुलेशन मीन व्हेन सिग्मा इज़ नोन। ठीक है। इससे पहले हम हाइपोथेसिस के बारे में उसकी बेसिक नॉलेज जो है वो आपसे शेयर कर चुके हैं। ठीक है जी। और हाइपोथेसिस की जो स्टेटमेंट है H0 और H1 के दरमियान डिफरेंस क्या है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। और टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को क्लियरली डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको फिर हम दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्ट जो है वो प्रोसीजर को स्टार्ट लेते हैं। वन सैम्पल, इसको जो है वो वन सैम्पल टेस्ट भी कहा जाता है या वन पॉपुलेशन टेस्ट है ये। ठीक है ना, सिंगल पॉपुलेशन का टेस्ट है ये। और मीन की टेस्टिंग हो रही है। और अजम्पशन क्या है, वन सैम्पल या वन पॉपुलेशन मीन की जो टेस्ट होती है उसकी अजम्पशन ये है कि सिग्मा नोन हो या फिर सिग्मा अननोन हो। तो इस वक्त जो है ना वो हम सिग्मा नोन की बात कर रहे हैं। तो सिग्मा नोन के लिए हम जो प्रोसीजर यूज़ करेंगे उसको कहते हैं जेड प्रोसीजर। और सिग्मा अननोन के लिए जो प्रोसीजर या जो है वो स्टैटिस्टिक्स हम यूज़ करेंगे उसको कहते हैं टी प्रोसीजर या टी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे दोनों प्रोसीजर को डिस्कस करें, जेड टेस्ट को भी और साथ साथ टी टेस्ट को भी। तो बिल्कुल बेसिक और फंडामेंटल्स के साथ लेके चलेंगे आपको। The first hypothesis testing procedure is to perform a hypothesis test for one population mean when the population standard deviation is known. We call this hypothesis testing procedure the one mean Z test, और when no confusion can arise simply the Z test। ठीक है जी। तो ये जो टेस्ट है इसको क्या कहा जाता है, सिंपली Z टेस्ट कहा जाता है। तो स्टेप वाइज प्रोसीजर देखते हैं फॉर परफॉर्मिंग वन मीन Z टेस्ट। पर्पस क्या है, टू परफॉर्म अ हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर अ पॉपुलेशन मीन म्यू। अजम्पशन वही अजम्पशन है कि सबसे पहले तो जो सैंपल है वो रैंडम सैंपल हो। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए, पॉपुलेशन नॉर्मल होना चाहिए, लार्ज सैंपल होना चाहिए, और सिग्मा जो है वो इसमें क्या है, नोन है। ठीक है। ये सारे वही अजम्पशन है जो एस्टिमेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। हाइपोथेसिस टेस्टिंग के 6 स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, आपको बताया था कि 6 स्टेप्स होते हैं। तो इन स्टेप्स को हम स्टडी कर लेते हैं। सबसे पहला क्या है, पहला स्टेप है द नल हाइपोथेसिस इज H0 म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज HA म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इज नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट। और यानी जब सबसे पहला स्टेप होता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग प्रोसीजर में, पहला स्टेप ये है कि आपने हाइपोथेसिस को डिफ़ाइन करना होता है। ठीक है, स्टेटमेंट को डिफ़ाइन करना। तो स्टेप नंबर 1 की अगर मैं हेडिंग डालूं तो हेडिंग क्या है, डिफ़ाइनिंग द हाइपोथेसिस। ठीक है। डिफ़ाइनिंग हाइपोथेसिस में हमने H0 और H1 को क्लियरली स्टेट करना होता है। ठीक है ना। क्वेश्चन के जब भी आप हाइपोथेसिस क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो पहले स्टेप में यू नीड टू क्लियरली मेंशन या क्लियरली डिफाइन दी हाइपोथेसिस। ठीक है। यानी कि H0 क्या है और H1 क्या है। इसको H1 भी कहते हैं, HA भी कहते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को HA भी कहते हैं और H1 भी कहते हैं। तो पहले स्टेप में H0 डिफाइन करें, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट। ये जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट की कोई ना कोई स्पेसिफिक वैल्यू होगी। ठीक है ना। पॉपुलेशन का मीन जो है वो वैल्यू है जो कि जिसको कि हम हाइपोथेसाइज कर रहे हैं। तो ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगा कि म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट क्या है। ठीक है। तो म्यू नॉट यहाँ फिलहाल लिख रहा हूँ, लेकिन आगे जब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो ये म्यू नॉट की जगह हम कोई नंबर लिखेंगे इधर। ठीक है ना। अच्छा, अल्टरनेटिव जो है वो हम जैसे लास्ट क्लास में हम आपको बता चुके हैं कि अल्टरनेटिव की 3 टाइप्स है। एक नॉट इक्वल्स टू के लिए है जिसको हम 2 टेल टेस्ट कहते हैं, और 2 जो है वो ये है लेस देन और ग्रेटर वाला। लेस देन वाले को क्या कहते हैं, लेफ़्ट टेल, और ग्रेटर वाले को क्या कहते हैं, राइट टेल है। ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका भी मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि लेस देन जो है, लेस देन में जो इसका जो कॉर्नर है, लेस देन के सिंबल में कॉर्नर किस तरफ होता है, लेफ़्ट साइड में होता है। तो कॉर्नर से याद रखें, अगर कॉर्नर लेफ़्ट साइड में है तो उसको लेफ़्ट टेल कहेंगे, कॉर्नर राइट साइड पे है तो उसको क्या कहेंगे,
राइट टेल कहेंगे। तो ये याद रख सकते हैं इस तरह। ग्रेटर जो है, ग्रेटर का मतलब है राइट साइड पे क्रिटिकल रीजन बनेगा, और लेसर का मतलब है लेफ्ट साइड में क्रिटिकल रीजन बनेगा। बेसिकली अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो आपके क्रिटिकल रीजन को बताता है कि क्रिटिकल रीजन किस तरफ बनेगा। क्रिटिकल रीजन है क्या चीज़ भाई? क्रिटिकल रीजन ये जो आपका लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है ना, अल्फ़ा जो है वो क्रिटिकल रीजन को शो करता है। अल्फ़ा जितना कवर हो रहा है वो बेसिकली क्या है? क्रिटिकल रीजन है, ठीक है। और अल्फ़ा क्या चीज़ है? टाइप 1 एरर है। ये हम पिछली क्लास में आपको बता चुके हैं कि अल्फ़ा क्या चीज़ है, टाइप 1 एरर है। और 1 माइनस अल्फ़ा क्या चीज़ है? 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्फिडेंस इंटरवल है, ठीक है। अल्फ़ा क्या है? टाइप 1 एरर है, या सिग्निफिकेंस लेवल कह सकते हैं। तो अल्फ़ा को सिग्निफिकेंस लेवल या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, और टाइप 1 एरर भी कहते हैं। और 1 माइनस अल्फ़ा को क्या कहते हैं? 1 माइनस अल्फ़ा कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, ठीक है ना। तो ये उसको 1 माइनस अल्फ़ा को और क्या कहते हैं हम? एक्सेप्टेंस रीजन कहते हैं। और अल्फ़ा को क्या कहते हैं? रिजेक्शन रीजन कहते हैं। रिजेक्शन रीजन या क्रिटिकल रीजन, ठीक है ना। तो ये सब इसके नाम है, किसके? अल्फ़ा के नाम है। अच्छा, तो पहला स्टेप में आपने डिफाइन करना है H0 को और H1 को। अच्छा, H1 जो है ना, ये जो HA है, इन तीन में से कोई एक डिफाइन होगा, यानी एक वक्त में या तो टू टेल टेस्ट होगा, या लेफ्ट टेल होगा, या राइट टेल होगा। ये तीनों एक साथ हाइपोथेसिस प्रोसीजर में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बीच में क्या लिखा हुआ है? बीच में और दिया हुआ है, यहाँ भी और दिया हुआ है। तो इसका मतलब है एक वक्त में आप सिर्फ एक ही टेस्ट करोगे। किसी भी क्वेश्चन को जब भी आप अटेम्प्ट करोगे, या तो टू टेल टेस्ट होगा वो, या लेफ्ट टेल होगा, या फिर राइट टेल होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों टेस्ट एक ही क्वेश्चन में अप्लाई हो, ठीक है। तो वो तीन पार्ट्स होंगे, फिर अलग अलग पार्ट्स होंगे। तो ये एक टू टेल का अलग होगा टेस्ट, लेफ्ट टेल का अलग टेस्ट होगा, एंड साथ साथ राइट टेल का अलग टेस्ट होगा। अच्छा, टू टेल टेस्ट का मतलब ये है कि टू टेल में राइट और लेफ्ट दोनों एक साथ हैं। यानी टू टेल का मतलब क्या है? राइट में भी होगा क्रिटिकल रीजन, और साथ में लेफ्ट में भी होगा। अभी मैं इसको यहाँ इस फिगर में डिस्कस करूँगा कि ये टू टेल की फिगर किस तरह बनती है, और लेफ्ट टेल और राइट टेल की फिगर जो वो यहाँ पे हम इस फिगर में डिस्कस कर लेंगे किस तरह बनती है। अच्छा, सेकेंड स्टेप में आपको डिसाइड करना होता है सिग्निफिकेंस लेवल कितना है। इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस या प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग टाइप 1 एरर या अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी। बाज़ औक़ात क्वेश्चन में गिवन होता है अल्फ़ा की वैल्यू की हाइपोथेसिस टेस्ट करो इतने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के ऊपर, और अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो फिर हम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट अपनी तरफ से क्या अज्यूम करते हैं, एक्सक्यूज़ मी, 5% हम अज्यूम करते हैं, ठीक है ना। तो अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिफाइन नहीं है किसी क्वेश्चन में, तो फिर हम क्या अज्यूम करेंगे? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5%, 0.05। अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? 0.05। तो ये याद रखें, अल्फ़ा की वैल्यू अगर मेंशन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी? 0.05। अच्छा, थर्ड स्टेप में क्या होता है बच्चों? थर्ड स्टेप में हम जो है वो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक है ना। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को डिफ़ाइन करते हैं या कंप्यूट भी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल ये हम जो प्रोसीजर यूज़ कर रहे हैं इसको कहते हैं जेड प्रोसीजर या जेड टेस्ट कहते हैं। तो ये सेंट्रल लिमिट थ्योरम में आप ये जो फार्मूला पढ़ चुके हैं जेड का, एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन, ठीक है ना। तो एस्टिमेशन थ्योरी आपको पढ़ाई, वहाँ पर भी हमने ये डिस्कस किया। तो यही वही फार्मूला यहाँ पे अब दोबारा से यही यूज़ होगा जेड, क्योंकि जेड प्रोसीजर है। तो जेड क्या है? एक्स बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन रूट एन। इसमें सिग्मा अपॉन रूट एन को हम क्या कहते हैं? और स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये वही चीज़ फार्मूला, वही जेड का फार्मूला हम यहाँ पे इसको फिर हम कंप्यूट करेंगे। यानी जो डेटा गिवन होगा उस डेटा से एक्स बार सैंपल का मीन निकालेंगे, और ये म्यू नॉट कौन सी वैल्यू होगी? ये हाइपोथेसिस वाली जो वैल्यू होगी ये म्यू नॉट की होगी। तो ये एक्स बार सैंपल से आएगा, ये म्यू नॉट हाइपोथेसिस वाली जो स्टेटमेंट है वहाँ से आएगा। और सिग्मा चूँकि नॉन है तो ये सिग्मा कहाँ से आएगा? ये पॉपुलेशन का सिग्मा गिवन होगा, नॉन सिग्मा होगा। और एन क्या होगा? सैंपल का साइज़ होगा। तो इस वैल्यू को हम जो है वो किससे डिनोट करेंगे? इसको जेड नॉट कह सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं इसको जेड नॉट से, या फिर इसको किससे डिनोट करते हैं? इसको जेड कैलकुलेटेड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जेड कैलकुलेटेड। तो जेड की दो वैल्यूज़ हम कैलकुलेट करेंगे। एक जेड जो है वो फॉर्मूले से आएगा जिसको जेड नॉट कहेंगे या जेड कैल कैल का मतलब कैलकुलेटेड, जेड कैल कहेंगे या जेड नॉट कहेंगे। और दूसरी जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कौन सी वाली वैल्यू? टेबुलेटेड वैल्यू, जेड टेबुलेटेड कह लें इसको, जेड टैब कह लें।
ठीक है, या जेड अल्फ़ा बाई 2 या जेड अल्फ़ा या जेड माइनस का जेड अल्फ़ा या प्लस का जेड अल्फ़ा या प्लस माइनस का जेड अल्फ़ा बाई 2, ये जो वैल्यू आएगी जिसको कि आपको हम लास्ट क्लासों में एस्टिमेशन की थ्योरी में जब जेड कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेट कर रहे थे तो वहाँ पे जेड की वैल्यू निकालना बहुत अच्छे तरीके से हमने आपको बताया है कि टेबल से कैसे जेड की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये जो जेड की वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू कहलाती है? टेबुलेटेड वैल्यू। तो जेड की बच्चों दो वैल्यूज आएगी, एक टेबुलेटेड वैल्यू आएगी और एक कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी। तो याद रखें हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जेड की दो वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं, एक जेड की वैल्यू जिसको जेड नॉट कहते हैं जो कि इस फार्मूले से आएगा और इसको कैलकुलेटेड भी कहते हैं, और एक जो कि टेबल से आएगा तो इसको क्या कहेंगे? टेबुलेटेड वैल्यू कहेंगे। ठीक है, तो पहले तो स्टेप्स देख लेते हैं। पहला स्टेप में हाइपोथेसिस डिफाइन करना है, दूसरे स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को डिसाइड करना है क्या होगा, थर्ड स्टेप में हमें जेड की वैल्यू कंप्यूट करनी है, और फोर्थ स्टेप में क्या करना है? हमें एनालाइज द वैल्यू। अब वैल्यू कैसे एनालाइज करें? पहला अप्रोच है क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच। ठीक है, तो क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच जो है ये क्या कहता है? ये जो है क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच है, फर्स्ट अप्रोच। ठीक है, इसमें देखें क्या है, ये बड़ी समझने वाली चीज़ है आपके लिए। अच्छा, तीन जो है वो अल्टरनेटिव आपके सामने है, टू टेल्ड भी है, लेफ्ट टेल्ड भी है और साथ में राइट टेल्ड भी है। ठीक है, तो वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, टू टेल्ड का मतलब ये है कि आपका जो क्रिटिकल रीजन है ना वो दोनों साइड्स में बनेंगी। सही है, तो अल्फ़ा जो है वो दोनों साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है ना, तो बीच का जो एरिया है, ये जो बीच का एरिया है ये कहलाता है एक्सेप्टेंस रीजन, जिसको कॉन्फिडेंस इंटरवल हम बताते हैं। अभी पिछले एस्टिमेशन में आपको बताया था ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है जिसको कहते हैं 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये जो 1 माइनस अल्फ़ा है ना ये है एक्सेप्टेंस रीजन, यानी ये वो रीजन है जहाँ पे हम एच नॉट को रिजेक्ट नहीं करेंगे। ये वो रीजन है जहाँ एच नॉट रिजेक्ट नहीं होगा, तो ये क्या एक्सेप्टेंस रीजन होगा, एच नॉट एक्सेप्ट होगा। और उसके बाहर ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, यहाँ पे आपका जो अल्फ़ा है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली। तो अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर है और अल्फ़ा बाई 2 यहाँ पर है, बाकी बीच में कितना है? 1 माइनस अल्फ़ा है। टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, बीच में 1 माइनस अल्फ़ा है और अल्फ़ा जो है वो दोनों साइडों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसीलिए ये जो एक्स एक्सिस में ये जो z की वैल्यू है ना इसको कहते हैं z अल्फ़ा बाई 2 और इस वाली को क्या कहते हैं? माइनस का z अल्फ़ा बाई 2। ठीक है ना, और ये आप अच्छी तरह एस्टिमेशन की थ्योरी में हम डिस्कस कर चुके हैं z अल्फ़ा बाई 2 को और पॉजिटिव z अल्फ़ा बाई 2 को। अच्छा, अगर जो है वो आपका सैंपल की जो स्टैटिस्टिक्स है वो सैंपल इंफॉर्मेशन यहाँ लाई करे तो इसका मतलब है यानी कि z कैलकुलेटेड, जो z कैलकुलेटेड, क्योंकि सैंपल इंफॉर्मेशन कैसे कैलकुलेट हो रहा है? ये z अल्फ़ा बाई 2 ये टेबल से आएगा और z ये इसको कहेंगे z टेबुलेटेड, और z कैलकुलेटेड जो वो कहाँ से आएगा? वो सैंपल से कैलकुलेट होगा, यानी x बार माइनस म्यू नॉट अपॉन सिग्मा अपॉन रूट n, यानी उस फॉर्मूले से जो कैलकुलेट होगा उसको क्या कहेंगे? z कैलकुलेटेड। अगर z कैलकुलेटेड यहाँ लाई करे तो एच नॉट रिजेक्ट होगा, अगर z कैलकुलेटेड यहाँ लाई करे तब भी एच नॉट क्या होगा? रिजेक्ट होगा। अगर z कैलकुलेटेड इन बिटवीन हो तो क्या होगा? एच नॉट रिजेक्ट नहीं होगा, यानी कि एक्सेप्ट हो जाएगा। मिसाल के तौर पे ये जो माइनस z अल्फ़ा बाई 2 है ये है फॉर एग्जांपल माइनस का 2 और ये बीच में 0 है और ये है प्लस का 2। ठीक है जी, तो आपका जो z टेबुलेटेड है वो -2 से लेके +2 के दरमियान है। तो -2 से +2 के दरमियान एक्सेप्टेंस रीजन है, -2 से नीचे रिजेक्शन है, +2 से ऊपर भी रिजेक्शन रीजन है। अब अगर z कैलकुलेटेड आपने निकाला वो आ गया 3, तो 3 क्या है? 2 से ऊपर चला गया, यहाँ पे आ गया, तो 3 जब यहाँ पे आया तो z कैलकुलेटेड अगर रिजेक्शन रीजन में आ गया तो इसका मतलब है क्या होगा? आपकी हाइपोथेसिस एच नॉट जो वो क्या हो जाएगी? रिजेक्ट हो जाएगी। और इसी तरह फॉर एग्जांपल z कैलकुलेटेड निकाला और वो क्या आया? -3 आया, तो -3 कहाँ पर है? -2 से भी छोटा है, तो -3 यहाँ पर है, तो अगेन क्या होगा? रिजेक्ट हो जाएगा। -2.5 आया तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपका z कैलकुलेटेड 1 आया, तो 1 कहाँ पर है? 0 से ऊपर यहाँ पर है, तो 1 आया z कैलकुलेटेड, तो इसका मतलब है कि कहाँ चला गया? एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया, तो आपकी हाइपोथेसिस क्या हो गई? एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट लेफ्ट टेल में भी है। लेफ्ट टेल में क्या है कि अगर ये माइनस का z अल्फ़ा है, चूँकि यहाँ एक ही टेल एरिया, तो अल्फ़ा जो है वो सिर्फ एक तरफ है, दूसरी तरफ क्या है? पूरा ये एरिया 1 माइनस अल्फ़ा है।
तो ये 1 माइनस अल्फ़ा है और ये सिर्फ अल्फ़ा है। तो ये अल्फ़ा है ये रिजेक्शन रीजन है और ये 1 माइनस अल्फ़ा ये क्या है, एक्सेप्टेंस रीजन है। तो अगर z कैलकुलेटेड इधर कहीं लाई करे तो रिजेक्ट हो जाएगा और इससे ऊपर चले जाए तो क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। इसी तरह राइट टेल में भी, राइट साइड में आपका क्रिटिकल, इसको क्या कहते हैं, क्रिटिकल रीजन। ये जो शेड किया गया है ना, इस शेडेड रीजन को क्या कहते हैं, क्रिटिकल रीजन है। तो क्रिटिकल रीजन में अगर आपकी जो z कैलकुलेटेड है वो लाई करे क्रिटिकल रीजन में तो रिजेक्ट हो जाएगा, और एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करे तो क्या होगा, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये एक्सेप्टेंस रीजन कहलाता है और ये क्या कहलाता है, क्रिटिकल रीजन। तो आप देखें, याद रखें, जब भी हाइपोथेसिस टेस्ट करोगे टू टेल्ड में कितने क्रिटिकल रीजन बनेंगे, दोनों साइड्स में क्रिटिकल रीजन होगा। तो टू टेल्ड टेस्ट में 2 क्रिटिकल रीजन होगा, एक लेस देन में, एक ग्रेटर का। और लेफ्ट टेल टेस्ट में एक ही क्रिटिकल रीजन होगा और वो कहाँ पर होगा, लेफ्ट साइड में होगा। राइट टेल टेस्ट में भी एक ही क्रिटिकल रीजन होगा और वो कहाँ पे होगा, राइट साइड पे होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप बिठा लें और कि क्रिटिकल रीजन जो है वो किस तरह होगा। और इसी तरह ये क्रिटिकल रीजन अप्रोच या क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच कहलाता है इसीलिए। और इसमें जो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं यानी z अल्फ़ा बाई 2 और प्लस का z अल्फ़ा बाई 2, माइनस का z अल्फ़ा बाई 2 और माइनस का z अल्फ़ा और प्लस का z अल्फ़ा, ये क्या कहलाती हैं, क्रिटिकल वैल्यूज़ कहलाती हैं। और ये क्रिटिकल वैल्यूज़ कैसे निकलती हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे कॉन्फिडेंस इंटरवल में आपने z की वैल्यूज़ कैलकुलेट की थी z टेबल यूज़ करके, बिल्कुल उसी अप्रोच से हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो अप्रोच है वो पी वैल्यू अप्रोच है। तो दोनों से सेम रिज़ल्ट आता है, तो इसलिए जो है वो मैं आपको एक ही अप्रोच सिखा रहा हूँ। अप्रोच नंबर 1 क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच, आप उसी अप्रोच से ही क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। ये अप्रोच नंबर 2 जो ये मैं आप लोगों को मैं ये सिखा नहीं रहा, तो इसका मतलब है कि आप एक ही अप्रोच से हाइपोथेसिस के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, क्योंकि दोनों से सेम ही रिज़ल्ट आएगा। तो आप फ़िलहाल एक ही समझ लें, जब एक चीज़ आपको समझ आ जाएगी उससे फेमिलियर हो जाएंगे, उसके बाद फिर कभी मौका मिला इंशाल्लाह तो सेकंड जो अप्रोच है जिसको कहते हैं पी वैल्यू अप्रोच, तो ये भी आपसे डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं पी वैल्यू अप्रोच को डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा जी, अब 4th स्टेप में, यानी कि दोबारा से शुरू करें। पहले स्टेप में हाइपोथेसिस को डिफ़ाइन करना है, दूसरे स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिसाइड करना है जो कि क्वेश्चन में भी मेंशन होगा, थर्ड स्टेप में z नॉट कैलकुलेट करना है, और 4th स्टेप में z की क्रिटिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, यानी कि z टेबल से क्रिटिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। तो ये क्या हो गया, अब आपने z टेबुलेटेड भी निकाल लिया और z कैलकुलेटेड भी निकाल लिया। ये जो आएगी क्रिटिकल वैल्यू उसको कहते हैं z टेबुलेटेड क्योंकि टेबल से देख रहे हैं, और वो जो ऊपर z नॉट निकाला है उसको क्या कहेंगे, z कैलकुलेटेड, क्योंकि वो आप फार्मूले से निकाल रहे हैं। अच्छा, अब 5th स्टेप में क्या करना है, इफ़ द वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, यानी कि जो आपकी z कैलकुलेटेड है, फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन, यानी z कैलकुलेटेड अगर रिजेक्शन रीजन में आ जाए तो क्या है, रिजेक्ट करना है, अदरवाइज़ क्या करना है, डू नॉट रिजेक्ट करना है। ठीक है, तो ये स्टेप नंबर 5 में आपने फैसला लेना है कि रिजेक्ट करना है कि ये रिजेक्ट नहीं करना। तो रिजेक्ट या डू नॉट रिजेक्ट को तो बेसिस क्या है, आपको भी मैंने बताया कि रिजेक्शन रीजन में अगर आएगा, यानी कि जो आपके ये रिजेक्शन रीजन्स हैं, इन रिजेक्शन रीजन में अगर आएगा तो क्या है, रिजेक्ट करना है। अगर आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू z नॉट जो है वो z नॉट अगर इसके अंदर लाई करे, इन रिजेक्शन रीजन के अंदर लाई करे z नॉट, तो क्या करना है, हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। और अगर z नॉट एक्सेप्टेंस रीजन में लाई करे तो फिर हाइपोथेसिस को क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, डू नॉट रिजेक्ट करना है। तो स्टेप नंबर 5 में हमें डिसाइड करना है कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या रिजेक्ट नहीं करना। और स्टेप नंबर 6 में क्या करना है, सिंपली आप रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करते हैं, यानी हाइपोथेसिस के जो रिजल्ट्स आ रहे हैं उसको क्या करें, इंटरप्रेट करें। तो आइए एक जो है वो क्वेश्चन पहले हम सॉल्व कर लें ताकि आप z टेस्ट से फेमिलियर हो जाएं। तो लेट्स सपोज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अ कंपनी कलेक्ट्स द इंफॉर्मेशन ऑन द रिटेल प्राइसेस ऑफ बुक्स एंड पब्लिश इट्स फाइंडिंग। In 2017, the mean retail price of all books was $78.01। तो ये मीन जो प्राइस है, यानी कि म्यू नॉट आपको गिवन है, मीन प्राइस यानी पॉपुलेशन का सारे बुक्स का, ऑल बुक्स का ना, तो म्यू की वैल्यू दी हुई है म्यू नॉट, म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट है ना, तो म्यू नॉट इक्वल्स टू 78.01।
तो आप हाइपोथेसिस का जो म्यू नॉट है उसको रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 78.01। दिस ईयर्स रिटेल प्राइस फॉर 42 रैंडमली सिलेक्टेड हिस्ट्री बुक्स आर शोन इन द टेबल बिलो। तो इसका मतलब है सैम्पल्स की इन्फॉर्मेशन अब आपको दी हुई है और सैम्पल का साइज़ क्या है, 42 है। तो आप सबसे पहले तो सैम्पल का साइज़ 42 अपने पास कॉपी कर लें, म्यू नॉट की वैल्यू कॉपी कर लें। फिर क्या दिया हुआ है, एट 1% सिग्निफिकेंस लेवल, ये क्या दिया हुआ है, अल्फ़ा की वैल्यू दी हुई है 1%, यानी अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.01, अल्फ़ा इक्वल टू 0.01। Do the data provide sufficient evidence to conclude that this year mean retail price of all history books has increased from 2017 और that is 78.01। इसका मतलब है 2017 में तो $78.01 था, अभी $78.01 से ग्रेटर हुआ या नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये हाइपोथेसिस कौन सी है, इंक्रीज की हाइपोथेसिस है, और इंक्रीज का मतलब है ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन का मतलब क्या है, ग्रेटर का मतलब है, ग्रेटर का जो कॉर्नर है वो किस तरफ है, राइट साइड में होता है। तो इसका मतलब है ये क्या है, राइट टेल्ड टेस्ट है। तो ये क्वेश्चन किस तरह का है, राइट टेल्ड। अगर यहाँ इंक्रीज के बजाय क्या होता, हैज़ डिफ़र होता, डिफ़र फ्रॉम 2017, तो डिफ़र का मतलब क्या होता है, ना बड़ा है, सॉरी डिफ़र का मतलब है बड़ा भी हो सकता है और डिफ़र का मतलब छोटा भी हो सकता है। तो डिफ़र का मतलब क्या होता, नॉट इक्वल्स टू होता, टू टेल्ड टेस्ट होता। तो ये देखें, एक वर्ड चेंज होने से टेस्ट का प्रोसीजर चेंज हो जाएगा, यानी कि वन टेल्ड से टू टेल्ड में चला जाएगा। अभी क्या है, वन टेल्ड है, और वन टेल्ड में भी कौन सा, इंक्रीज का मतलब है ग्रेटर देन का सिंबल है, यानी कि राइट टेल्ड टेस्ट है। और अगर यहाँ पे डिक्रीज का वर्ड यूज़ हो जाता तो फिर लेस देन का सिंबल होता डिक्रीज में, और लेस देन का मतलब कैसा होता, लेस देन का मतलब लेफ्ट टेल्ड टेस्ट होता। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन को पढ़ के आपने अंदाज़ा लगा लिया कि भाई ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि ये जेड प्रोसीजर है कि टी प्रोसीजर है, टी तो अभी नीचे आएगा, लेकिन जो है वो अभी से ही आपको बता दें कि ये चूंकि हम जेड पढ़ रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि ये जेड का क्वेश्चन है। तो अगला स्टेटमेंट देखो क्या लिखा हुआ है, अज्यूम दैट द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ $7.61, यानी पॉपुलेशन का सिग्मा नोन है। तो ये सिग्मा नोन का क्वेश्चन है, तो ये सिग्मा नोन का क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, ये जेड प्रोसीजर का क्वेश्चन है, जेड टेस्ट का क्वेश्चन है। तो समझ गए। तो अब सबसे पहला काम क्या है कि इस क्वेश्चन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, मैं सारी इन्फॉर्मेशन पहले मैं एक तरफ लिख लूँ। सबसे पहले तो मुझे क्या क्या पता है, मुझे पता है कि म्यू नॉट जो है, यानी स्टेप नंबर 1 क्या होता है, स्टेप नंबर 1 है हाइपोथेसिस को डिफ़ाइन करना है, डिफ़ाइन दी हाइपो। तो सबसे पहला काम क्या है बच्चों हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, कि हाइपोथेसिस को डिफ़ाइन करना है। हाइपोथेसिस डिफ़ाइन करने का मतलब है, यू शुड राइट एच नॉट का मतलब क्या है, म्यू। अब म्यू जो है वो कैसे लिखूँ मैं, म्यू इज़ इक्वल्स टू, और कितना लिखना है मुझे, म्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, देखें सॉरी क्वेश्चन में म्यू की वैल्यू देखें कितनी गिवन है, 78.01। ठीक है जी, तो म्यू की जगह क्या लिखूँ, 78.01, और उसके बाद फिर क्या लिखना है, H1 लिखना है। H1 क्या है, म्यू क्या लिखो यहाँ पे, इंक्रीज्ड हो रहा है, तो म्यू ग्रेटर देन 78.01। तो ये मैंने सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया और मुझे हाइपोथेसिस पता चल गई कि क्या है, मीन बात कर रहा है मीन रिटेल प्राइस की। तो मीन रिटेल प्राइस यानी म्यू जो है वो क्या चीज़ है, मीन रिटेल प्राइस है, मीन रिटेल प्राइस है किसका, ऑफ बुक्स। ठीक है, तो मीन रिटेल प्राइस ऑफ बुक्स है, और उसकी जनाबा में इंफॉर्मेशन है कितनी है, एवरेज प्राइस कितनी है सारे बुक्स की, मीन रिटेल प्राइस ऑफ ऑल बुक्स। तो ये ऑल बुक्स का मतलब है पॉपुलेशन की इंफॉर्मेशन है, म्यू इज इक्वल्स टू 78। और यहाँ पे जो है वो ग्रेटर क्यों यूज़ किया, इसलिए कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जो हाइपोथेसिस है वो क्या है, कि क्लेम क्या है, कंक्लूड करना है, दिस ईयर मीन रिटेल प्राइस ऑफ ऑल बुक्स हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 2017 में जो था उससे इंक्रीज़ हो गया, तो इसका मतलब है कि ये ग्रेटर हो गया। तो पहला स्टेप तो हमने ये लिख दिया। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, स्टेप नंबर 2 में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बताना होता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि अल्फ़ा की वैल्यू। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी दी हुई है,
1% दी हुई अल्फ़ा की वैल्यू, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है जिसको हम क्या कहते हैं, अल्फ़ा कहते हैं, अल्फ़ा इक्वल्स टू कितना है 1%। 1% को और क्या लिख सकते हैं 0.01। तो ये पहला काम मैंने लिख दिया, हाइपोथेसिस को हमें वो लिखना है पहला स्टेप में, और सेकेंड स्टेप में हमें क्या लिखना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखना होता है। इसके बाद फिर अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में स्टेप नंबर 3 में हमें प्रोसीजर डिसाइड करना है कि कौन सा प्रोसीजर है, Z है या T है। तो चूंकि यहाँ पे हम Z यूज़ कर रहे हैं क्योंकि सिग्मा नोन है, तो Z टेस्ट है, और Z टेस्ट का मतलब क्या है कि Z इज़ इक्वल्स टू क्या लिखें यहाँ पे x बार, ठीक है ना, क्या लिखते हैं x बार माइनस मीन, और फिर उसको डिवाइड करना है किससे, डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। ठीक है, ये फार्मूला हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ऊपर जो है क्या है, ये चूँकि मेरे पास इक्वेशन एडिटर में यूज़ नहीं कर रहा, तो मैं जो है वो इस तरीके से इसको लिख रहा हूँ। आप चाहें तो कंप्लीट आप जो है ना फार्मूला इसी तरह लिख लें जिस तरह हम मेंशन करते हैं z का फार्मूला। ये फार्मूला है x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइड बाई सिग्मा अपॉन रूट n। ठीक है जी। तो ये z की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो z वैल्यू जो है वो जिसको और क्या कहते हैं, z कैलकुलेटेड भी कहते हैं। तो z कैलकुलेटेड को और क्या कहते हैं, हम z नॉट कहते हैं। तो z नॉट कह लें। तो z नॉट की वैल्यू या z कैलकुलेटेड की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, ये फार्मूला है x बार माइनस मीन डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ n। अब तो ये फाइंड आउट करने से पहले मैं पहले लिख देता हूँ कि x बार किस चीज़ के बराबर है मेरे पास। तो x बार की वैल्यू कहाँ से आएगी, x बार की वैल्यू क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है, इस सारे डेटा को मैं क्या करूं, इनको सबको सम करूं, इन सारे नंबर्स को सम करूं, और उसके बाद किससे डिवाइड करूं, 42 से डिवाइड करूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इन सारे सैम्पल्स का मीन आ जाएगा। तो मैं ये करता हूं कि इन सबको डेटा को मैं ले जाता हूं और एक्सेल में, ताकि वहां से मैं कैलकुलेट कर लूं इन सब का एवरेज। ठीक है जी। तो ये मैं डेटा को एक्सेल में ले आया, और ये मेरे पास जो वो 42 काउंट आ गया सारा डेटा, और इसका एवरेज कितना आया 82.03। ठीक है, एवरेज एक्सेल ने डायरेक्ट निकाल लिया, क्या आया 82.03। तो मैं चाहूँ तो इसको इस तरह भी यहाँ पे कंप्यूट करा सकता हूँ। कंप्यूट कराने का, एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है, यानी एक्स बार निकालने का क्या तरीका है, एक्स बार निकालने का तरीका क्या है कि आप कैलकुलेटर से अगर यूज़ कर रहे हैं तो इन सब को पहले सम कर लीजिए। तो सबसे पहले तो इन सब वैल्यूज़ को क्या करें, आप सम कर लें, और सम करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करें कि इस सम को डिवाइड कर दें टोटल काउंट से। टोटल काउंट 42 है, तो ये मेरे पास आ गया 82.031। ठीक है, तो 82.03 में इसको अज्यूम कर लेता हूँ, 82.03, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 82.03। ठीक है जी। तो मेरे पास ये आ गया 82.03, बल्कि मेरे पास डेटा चूँकि 2 डेसिमल प्लेस में है, तो मीन में 3 डेसिमल प्लेस का लिख लेता हूँ। 82.031 मैंने लिख दिया एक्स बार की जगह पे। अच्छा, और क्या लिखना है, मीन जो कि यहाँ म्यू नॉट है, और म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 78.01 है। तो मैं पहले ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख लूँ कि मेरे पास एक तो मीन है, एक्स बार है, और क्या चाहिए मुझे, इस फॉर्मूले में सिग्मा चाहिए। तो सिग्मा की वैल्यू भी मैं क्वेश्चन में देख लेता हूँ। सिग्मा क्वेश्चन में देखें क्या दिया हुआ है, सिग्मा क्या दिया हुआ है, सिग्मा का मतलब है पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, वो कितना गिवन है 7.61। तो 7.61 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिग्मा की जगह पे 7.61। और n कितना दिया हुआ है, n जो है वो सैंपल का साइज़ है, 42 सैंपल का साइज़ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई। अब मैं आसानी से z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। क्या करूँगा मैं, 82.031 में से माइनस करना है मुझे, यानी x बार में से माइनस करना है, x बार में से मीन को माइनस करना है। x बार 82.031, इसमें से मुझे माइनस करना है क्या चीज़ 78.01, और इसके बाद ये जो भी इसका डिफरेंस आएगा उसको मैंने डिवाइड करना है।
सिग्मा यानी 7.61 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ किससे 42 से। तो ये मेरे पास इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करके मैं ले जाता हूँ एक्सेल में ताकि ये सॉल्व होके मेरे सामने आ जाए। और ये मैं इसको ले गया एक्सेल में, ठीक है जी, एक्सेल में मैं इसको ले गया और यहाँ इक्वल टू का बटन प्रेस कर दिया। तो इससे क्या होगा, ये कैलकुलेट होके मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, इसमें देखें 82 माइनस दिस डिवाइडेड बाई 7.6 और फिर मल्टीपल डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 42। अब मैं इसको एंटर करूं तो ये मेरे पास जो है वो इसको माइनस का साइन दे देते हैं और उसके बाद फिर डिवाइड कराना है मुझे इसको 7.61, उसको डिवाइड कराना है स्क्वायर रूट ऑफ 42 से और ये मैं एंटर कर रहा हूँ इसको। तो ये मेरे पास आंसर आ गया, कितना आया 3.424, ठीक है। तो ये z की वैल्यू आ गई। z इसको क्या कहते हैं हम, z नॉट कह लें या z कैलकुलेटेड कह लें, ठीक है जी। तो ये क्या है, z कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई मेरे पास या z नॉट आ गई 3.424। तो ये जो है वो इस स्टेप नंबर 3 में मैंने क्या करना है, z प्रोसीजर की वैल्यू यानी z नॉट की वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू मैंने कैलकुलेट करनी है। वो कितनी आ गई 3.424। अच्छा ओके जी। तो स्टेप नंबर 3 समझ आ गया। अब स्टेप नंबर 4 में मैंने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में मैंने क्रिटिकल वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो क्रिटिकल वैल्यूज़ जो है यहाँ पे चूँकि ये वन टेल टेस्ट है और वो भी कौन सा है, राइट टेल्ड है। ग्रेटर का मतलब क्या है, ग्रेटर का मतलब है राइट टेल्ड टेस्ट है ये। तो राइट टेल्ड टेस्ट प्रोसीजर है ये। तो क्रिटिकल वैल्यू जो होगी, राइट टेल का मतलब है क्रिटिकल वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है जी। तो राइट टेल का मतलब देखें, राइट टेल का मतलब क्या है, क्रिटिकल वैल्यूज़ कौन सी होंगी, पॉजिटिव होंगी। ये राइट टेल का मतलब है क्रिटिकल वैल्यू z अल्फ़ा होगी। और लेफ़्ट टेल होता तो क्रिटिकल वैल्यू किस में होती, नेगेटिव होती। और टू टेल्ड होता तो क्रिटिकल वैल्यू नेगेटिव भी होता और साथ में पॉजिटिव भी होता। तो अभी हमने जो क्रिटिकल वैल्यू देखनी है वो कौन सी है, पॉजिटिव देखनी है, यानी कि राइट टेल देखना है। तो z की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अच्छा, z इसको क्या कहते हैं, z अल्फ़ा कहते हैं। क्रिटिकल या तो z टेबुलेटेड कहें, जैसे इसको z कैलकुलेटेड कहते हैं, इसको z टेबुलेटेड कहते हैं। और क्या कहते हैं, इसको z अल्फ़ा कहेंगे। अगर ये टू टेल्ड होता तो z अल्फ़ा बाई 2 होता, लेकिन ये चूँकि वन टेल्ड है तो ये z अल्फ़ा है। और अल्फ़ा को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, 0.01 से। तो ये z अल्फ़ा का मतलब है z.01। तो अब हम टेबल में देखेंगे कि z की वैल्यू 0.01 प्रोबेबिलिटी में कितनी है, ठीक है जी। तो z की वैल्यू हम देखने के लिए सबसे पहले तो हम z टेबल देख लेते हैं। z टेबल में जो है वो z की वैल्यू हम देखेंगे। 0.01 देखना है तो 0.01 आपको पता है कि ये हमें कहाँ मिलेगा, पेज नंबर 1 में मिलेगा, क्योंकि पेज नंबर 1 में 0.5 तक की प्रोबेबिलिटी होती है। तो 0.01 जो है वो 0.5 के अंदर है, तो ये पेज नंबर 1 में हमें चाहिए होगा। लेकिन उसका जो मिरर इमेज है, ये टेबल पेज नंबर 1 जो है वो लेफ़्ट के लिए है और पेज नंबर 2 जो है वो 0 के बाद के लिए है। लेकिन चूँकि ये हमें 0.01 चाहिए, यानी कि एक बिल्कुल छोटा सा एरिया जिसका मिरर इमेज राइट साइड पे है, तो यहाँ पे हम जो नंबर देखेंगे वो नेगेटिव पे होगा। लेकिन उसका चूँकि हमें राइट साइड में चाहिए तो उसको पॉजिटिव हम लिखेंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के क्या है, मिरर इमेज है। तो सबसे पहले तो 0.01 हम सर्च कर लेते हैं। देखें ये 0.00 है तो हमें और नीचे जाना है, 0.01 ये आ गया। तो 0.01 हमें ये कहाँ पे मिला है, ये 0.01 एग्जैक्टली 0.01 तो नहीं है, 0.0102 है और एक 0.0099 है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये 0002 का डिफरेंस है, इसको देखें तो ये इसमें कितना डिफरेंस है, 0001 का डिफरेंस। तो ऑलमोस्ट जो है वो दोनों तकरीबन दोनों के मिड में आप देख सकते हैं। तो 0.01 होगा इन दोनों नंबर्स के मिड में। यहाँ से आ रहा है -2.3 और ये क्या है 2 के ऊपर है, तो -2.32 और यहाँ से आ रहा है -2.33। तो इन दोनों का एवरेज क्या होगा, -2.325।
अब ये अगर ये लेफ़्ट टेल होता तो -2.325 लिखते, लेकिन चूंकि राइट टेल है तो राइट साइड जो है ना वो इसका मिरर इमेज है, तो यहाँ पे नेगेटिव में है तो यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव में z की वैल्यू होगी। तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव में 2.325, 2.3 या ये लेते हैं तो 2.32 है, ये लेते हैं तो 2.33 है, तो 32 और 35 का जो एवरेज है वो क्या है 325, तो क्या लेंगे 2.325, तो z की वैल्यू आ गई 2.325, ठीक है जी। अब देखिए अगर जो है दो वैल्यूज़ आ गई, एक 3.42 आ गई, एक 2.325 आ गई, तो स्टेप नंबर 5 में हमें क्या करना है, हमें डिसीजन लेना है कि एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। डिसीजन क्या लेना है कि हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो अब आप देखिए कि ये जो आपको अभी मैंने क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच सिखाया है, इसमें देखें ये जो z की वैल्यू है वो अभी कितनी कैलकुलेट हुई है, z की वैल्यू, z की आ गई 2.325 और कैलकुलेटेड कहाँ पे आ रही है 3.4 में आ रही है, यानी ये जो वैल्यू है ये 2 पॉइंट में है और कैलकुलेटेड क्या है 2 से बड़ी है, 2 से बड़ी होगी तो रिजेक्शन रीजन में आ गया, अगर कैलकुलेटेड 2 से कम होती 1 पॉइंट कुछ होता तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में आता। तो इसका मतलब क्या, फैसला क्या हो गया, H0 रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डिसीजन में, H0 रिजेक्ट हो गया, यानी कि रिजेक्ट H0। रिजेक्ट H0 क्यों लिखा, आप चाहें तो इधर इस तरह लिख दें, सिंस z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है या Z0 है इज़ मोर देन क्रिटिकल वैल्यू, देयरफॉर, ठीक है जी, क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है, क्रिटिकल वैल्यू कितनी है 2.325 है और आपकी Z0 कितनी है 3.42 है, तो यानी Z0 जो है वो क्रिटिकल वैल्यू से ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने की वजह से क्या चला गया, वो रिजेक्शन रीजन में चला गया, लिहाजा हम क्या करेंगे H0 को रिजेक्ट करेंगे। उसके बाद फिर लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप में आपने इंटरप्रेट करना होता है। तो इंटरप्रेट से क्या मुराद है कि ये जो आपने वैल्यू कैलकुलेट की है, जो हाइपोथेसिस जो आपने कैलकुलेट किया है, इस हाइपोथेसिस का जो है वो क्या रिज़ल्ट आया, इंटरप्रिटेशन में आप इसको एक्सप्लेन कर दें कि इस हाइपोथेसिस में रिजेक्ट होने से क्या मुराद है। अच्छा, अब रिजेक्ट होने से क्या मुराद है, ज़रा देखें दोबारा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या कह रहा था, कि क्वेश्चन कह रहा था कि जो क्लेम है कि दिस ईयर रिटेल प्राइस ऑफ ऑल हिस्ट्री बुक्स हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 2017 से इंक्रीज़ हुआ या नहीं हुआ। तो आपका जो H0 है, H0 क्या है कि भाई मीन प्राइस जो है वो 78 है और ये बात रिजेक्ट हो गई है, यानी H0 रिजेक्ट हो गया, यानी म्यू इक्वल्स टू 78 नहीं है बल्कि म्यू क्या है 78 से ग्रेटर। तो इसका मतलब क्या है, H0 रिजेक्ट होने का मतलब है H1 एक्सेप्ट हो गया। H1 एक्सेप्ट होने से मुराद क्या है, जो इनका क्लेम था वो क्लेम सही है, क्लेम क्या है सही है, यानी H0 रिजेक्ट होने का मतलब है H1 एक्सेप्ट हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हम क्या कहेंगे कि यस दिस ईयर जो है वो क्या हुआ, इसी बात को आप चाहें तो यहाँ कॉपी कर लीजिए, आप यहाँ लिख दें कि यस, आप लिख दें यस दिस ईयर मीन रिटेल प्राइस ऑफ ऑल हिस्ट्री बुक्स हैज़ इंक्रीज्ड फ्रॉम 2017, ठीक है जी। तो 2017 का जो मीन प्राइस था 78, उससे क्या हुआ इस साल इंक्रीज हो गया। तो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व अ क्वेश्चन ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है जी। तो यहाँ तक बात हो गई, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है किसके लिए, वन सैम्पल जेड टेस्ट, इसको क्या कहते हैं वन सैम्पल जेड टेस्ट, ठीक है ना। तो जेड टेस्ट की प्रोसीजर का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अब देखें इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का है, सिग्मा की वैल्यू नोन है और वो पिछले वाले क्वेश्चन में 1% के ऊपर था, ये उस वाले क्वेश्चन पे 5% के ऊपर ये काम करना है, ठीक है जी। तो ये 5% के सैम्पल साइज़ पिछले वाले में 42 था, इस वाले क्वेश्चन में सैम्पल साइज़ क्या है 18 है। तो बिल्कुल उसी तरीके से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, ठीक है ना। और ये क्या है आपका जो हाइपोथेसिस है, म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, तो 1000 मिलीग्राम की है, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 1000 मिलीग्राम की है।
तो ये क्वेश्चन सॉल्व करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, सैंपल का साइज़ गिवन है और ये एक्सीड की बात हो रही है, 60 MPH की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सेम उसी तरह के क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें डिफर्स की बात हो रही है, तो इसका मतलब है ये टू टेल्ड है। टू टेल्ड जो है वो उसका मतलब है कि आपको दोनों तरफ देखना है, यानी लेस देन को भी देखना है और साथ में ग्रेटर देन को भी देखना है, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन मैं टू टेल्ड का करवा देता हूँ किसमें, अगले वाले टेस्ट में, टी टेस्ट में, ताकि जो है वो आपको ये भी क्लियर हो जाए। हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर वन पॉपुलेशन व्हेन सिग्मा इज़ अननोन। तो अब ये डिस्कस कर लेते हैं। सिग्मा अननोन का मतलब है कि टी टेस्ट प्रोसीजर होगा, बिल्कुल वही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है। जो फ़र्क है वो कहाँ पर है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में फ़र्क है। वहाँ पे z था, यहाँ पे z की जगह क्या है, t आ गया। z में सिग्मा नॉन होता है, सिग्मा लिखा होता है, t में सिग्मा चूंकि नॉन नहीं होता तो सिग्मा की बजाय क्या यूज़ करते हैं, s यूज़ करते हैं। s क्या चीज़ है, पॉपुलेशन नहीं सॉरी, s जो है वो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन है। सिग्मा क्या है, पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये याद रखें, सिग्मा अननोन में जब t यूज़ करेंगे और t में जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो चूंकि पॉपुलेशन का तो अननोन है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, सैंपल का s यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सैंपल का यूज़ करेंगे, बाकी बिल्कुल वही है, x बार, म्यू नॉट और n बिल्कुल वही चीज़ है। सिर्फ फ़र्क कहाँ आया, ये z से t बन गया, t टेबल देखेंगे, और ये सिग्मा से क्या बन गया, s बन गया, ठीक है जी। तो आइए एक एग्जांपल देखते हैं इसका। अच्छा जी, ये एग्जांपल देखें। द टेबल शोज pH लेवल्स obtained by researcher for 15 lakh at the 5% significance. Do the data provide sufficient evidence to conclude that on average high mountain lakes in southern Alps are non-acidic? A lake is classified as non-acidic if it has a pH greater than 6, ठीक है। तो नॉन एसिडिक है या नहीं है, तो नॉन एसिडिक जो है वो उसकी क्या वो है, कंडीशन है कि अगर pH 6 से बड़ा होगा तो नॉन एसिडिक होगा, और 6 से बड़ा नहीं होगा तो इसका मतलब है एसिडिक है। तो अब ये हाइपोथेसिस हमारे पास आ गई। हमेशा याद रखें कि H0 जो है, जिसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस, वो हमेशा सिंपल होता है। तो सिंपल का मतलब है इक्वलिटी का साइन होगा, ठीक है। और H1 अल्टरनेटिव जो है वो उसमें क्या है, वो कंपोजिट बनता है, यानी कंपोजिट का मतलब है या तो ग्रेटर होगा या लेसर होगा या फिर नॉट इक्वल टू होगा, ठीक है जी। तो हमने इस क्वेश्चन से क्या हाइपोथेसिस निकाल लिया। H0 सबसे पहला स्टेप में क्या है, हमने हाइपोथेसिस को डिफाइन करना होता है। तो H0 क्या है, म्यू इज इक्वल्स टू 6 यानी एसिडिक, और म्यू ग्रेटर देन 6 यानी कि नॉन एसिडिक, ठीक है। तो ये pH लेवल के से जनाब हाइपोथेसिस डिज़ाइन हो गई। सेकेंड स्टेप में हमें डिसाइड करना होता है अल्फ़ा की वैल्यू। अल्फ़ा क्वेश्चन में गिवन है कितना परसेंट है, 5% है, तो ये अल्फ़ा की वैल्यू 5% हो गई। थर्ड स्टेप में हमें कंप्यूट करना होता है क्या, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे t है, फार्मूला t का क्या है, x बार माइनस म्यू अपॉन s ओवर रूट n। तो x बार जो है वो कैसे निकालेंगे, x बार, ये जो हमारे पास 15 लैक्स का डेटा है pH का, इन सबको सम किया, डिवाइड किया 15 से, तो ये हमारे पास x बार आ गई। x बार कितने आ गई, 6.6 x बार की वैल्यू आ गई। और क्या क्या इसमें देखें, म्यू नॉट की वैल्यू 6 हाइपोथेसिस से लिया, सैंपल साइज 15 है, और जो है वो एक्स बार की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6.6 है। और क्या गिवन है, अच्छा ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन रिस्पेक्टिवली, मीन 6.6 है और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.672 है। और मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल का निकालना है, तो सैंपल का स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है डिवाइज़र क्या होगा, n-1 होगा, ठीक है जी। तो डिवाइज़र n-1 से आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद ये आ गया आपके पास 6.6, तो फॉर्मूले में पुट करना है सिंपली, x बार की जगह 6.6 माइनस म्यू नॉट जो कि 6 के इक्वल है, और उसके बाद s की वैल्यू 0.672 है, डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 15, सैम्पल साइज स्क्वायर रूट ऑफ n। इसको सिंप्लीफाई किया, ये आपके पास t की वैल्यू आ गई 3.458। और उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हमें क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि हम क्रिटिकल वैल्यू अप्रोच यूज़ कर रहे हैं, और ये वाली हाइपोथेसिस भी ग्रेटर देन सिंबल की है, इसलिए राइट टेल टेस्ट है। और राइट टेल टेस्ट जो है ना वो हमें देखना है डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, सैंपल का साइज़ 15 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, 15 - 1 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 के ऊपर,
तो टी टेबल देखना आप लोग को आता है, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल एस्टिमेशन में अच्छी तरह आपको सिखा चुके हैं। तो टी की वैल्यू 0.05 पे 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये कितने आई है 1.761। तो ये वेरीफाई कर लें, टी की वैल्यू 0.05 में 14 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे ये कितने आ रही है 1.761। अगेन याद रखें ये चूंकि राइट टेल टेस्ट है लिहाजा टी की वैल्यू पॉजिटिव में है। अगर यही क्वेश्चन होता और लेस देन की सिचुएशन होती तो लेफ्ट टेल टेस्ट होता, फिर हम टी की वैल्यू इसी तरह लिखते हैं टेबल से देख के, लेकिन ये नंबर जो वो पॉजिटिव के बजाय क्या होता नेगेटिव में होता, ये माइनस में हो जाता। ठीक है जी, तो ये याद रखिएगा। और उसके बाद फिर जो है वो इसका अब डिसीजन लेना है हमें। स्टेप नंबर 5 में हमें क्या करना है कि एक्सेप्ट होगा कि रिजेक्ट होगा। तो हमेशा फिगर बना लिया करें, देखें फिगर से जो ना वो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। अब ये राइट टेल टेस्ट है तो आपने राइट टेल फिगर बना दिया, पहले एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बना दी, इसके बाद ये क्रिटिकल रीजन डिफाइन किया। क्रिटिकल रीजन जो है वो 1.761 ये कहाँ से आया, ये टेबल से आया 1.761, तो ये आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फिर जो टी नॉट की वैल्यू है जो कि कैलकुलेटेड वैल्यू जो फार्मूले से आ रहा है वो देखें वो कितनी है 1.761 से ज़्यादा है कि कम है। आपने अभी देखा फार्मूले से जो आया 3.458, कितना आया 3.458 यानी कि 1.76 से ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो इसका मतलब है रिजेक्शन रीजन में आ गया, और अगर कम होता तो कहाँ होता डो नॉट रिजेक्शन रीजन में या एक्सेप्टेंस रीजन में आ जाता। तो इस वक्त चूंकि ये रिजेक्शन रीजन में आ गया तो इसका मतलब क्या है कि आपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है। तो डिसीजन ले लिया स्टेप नंबर 5 में कि इफ़ द वैल्यू ऑफ टेस्ट फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन रिजेक्ट एच नॉट, अदरवाइज डू नॉट रिजेक्ट। अब आपने लिख दिया द वैल्यू ऑफ द टी टेस्ट फाउंड इन स्टेप 3 विच इज टी इज इक्वल टू 3.458, इट फॉल्स इन द रिजेक्शन रीजन। क्यों रिजेक्शन रीजन में, इसलिए कि क्रिटिकल रीजन आपका क्या है 1.761 है, तो ये रिजेक्शन रीजन में है, कॉन्सिक्वेंटली वी रिजेक्ट एच नॉट। और फिर आगे क्या लिखेंगे द टेस्ट रिजल्ट्स आर स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट एट 5%। जब भी रिजेक्शन रीजन में आएगा ना तो इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट है, टेस्ट क्या है सिग्निफिकेंट है। और अगर रिजेक्शन रीजन में नहीं आएगा एक्सेप्टेंस में आएगा तो कहेंगे टेस्ट सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो लास्ट स्टेप क्या है, इसमें इंटरप्रिटेशन करनी है। अब इंटरप्रिटेशन क्या करनी है, चूंकि ये टेस्ट बता रहा है कि सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब क्या है कि ये H1 आपका एक्सेप्ट हो गया। H1 क्या है नॉन एसिडिक्स है, इसका मतलब है जो 15 का जो सैंपल्स है ये क्या बता रहे हैं कि जो लैक्स है वो कैसे हैं नॉन एसिडिक है। तो सिंपली आप इंटरप्रिटेशन इसी तरह लिखें कि एट 5% द डेटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट ऑन एवरेज हाई माउंटेन लैक्स इन द साउदर्न एल्प्स आर नॉन एसिडिक। तो ये आपने इंटरप्रिटेशन हो गई। अगर एसिडिक नॉन एसिडिक की जगह अगर आपकी इंटरप्रिटेशन एसिडिक हो जाएगी तो इसका मतलब है आपने इस क्वेश्चन को सही तरीके से इंटरप्रेट नहीं किया। ठीक है ना, तो इंटरप्रिटेशन जो है ना उसमें देखिएगा कि इंटरप्रिटेशन में जब याद रखें जब भी रिजेक्ट होगा तो H1 की इंटरप्रिटेशन होगी, एक्सेप्ट होगा H0 की इंटरप्रिटेशन होगी। यानी H1 और H0 क्या है ये आपके पास है, H0 क्या है एसिडिक है, H1 क्या है नॉन एसिडिक है। तो अगर रिजेक्ट हो गया तो H1 और अगर एक्सेप्ट हो गया तो H0 की इंटरप्रिटेशन, बस सिंपल सा तरीका है। ठीक है, तो ये हमारा टी टेस्ट प्रोसीजर आपको मैंने डिस्कस किया है। अच्छा, एक एक्सरसाइज एग्जांपल जो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ जिसमें कि डिफ़र का वर्ड हो ताकि जो है वो टू टेल्ड भी क्लियर हो जाए। ये मेरे ख्याल में यहाँ डिफ़र नज़र आ रहा है, तो ये टू टेल्ड का है, देख लें इसको पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू कम्युनिकेशन इंडस्ट्री पब्लिश बाय दिस द एवरेज पर्सन वॉच 4.55 आवर्स ऑफ टेलीविज़न पर डे इन 2005। ठीक है जी, तो एवरेज आ गया, ये म्यू नॉट की वैल्यू आ गई, म्यू नॉट क्या आ गई कि एवरेज लोग जो ना इतने घंटे टीवी देखते हैं, 4.55 आ गया म्यू नॉट। अ रैंडम सैंपल ऑफ 20 यानी कि एन आ गया। पीपल गैव द फॉलोइंग नंबर ऑफ आवर्स टेलीविजन वॉच पर डे फॉर लास्ट ईयर, ये मेरे पास 15 लोगों का 20 लोगों का डेटा आ गया। सैंपल साइज एट 10% सिग्निफिकेंस लेवल डू द डेटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द अमाउंट ऑफ टीवी वॉच पर डे लास्ट ईयर बाय द एवरेज पर्सन डिफर फ्रॉम दैट इन 2005। इसका मतलब है डिफर का मतलब है कि म्यू नॉट जो वो क्या होगा, म्यू नॉट में इस क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन है इसको मैं उधर ले जाता हूँ ताकि जो वो इसको हम आपके सामने एक हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपकी हो जाए। तो सबसे पहला काम क्या है, एच नॉट लिखें। एच नॉट क्या है, म्यू इज इक्वल टू कितना था 4.55 और H1 क्या लिखेंगे, H1 म्यू H1 क्या है म्यू नॉट इक्वल टू, ठीक है जी,
एच नॉट ये है, एच वन क्या है, एच वन है म्यू, क्या लिखे हैं, म्यू नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू के लिए एक सिंबल यहाँ पे होगा, नॉट इक्वल्स टू ठीक है जी, ये नॉट इक्वल्स टू यूज़ कर लेते हैं, डिफर है तो नॉट इक्वल्स टू 4, तो ये पहला स्टेप हो गया, हाइपोथेसिस डिफाइन करना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना दिया हुआ है, देखें क्वेश्चन में 10%, तो अल्फ़ा कितना दिया हुआ है 10%, 10% का मतलब है 0.1, ठीक है जी, अल्फ़ा कितना है 0.1। और थर्ड स्टेप में क्या करना है, टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो टी की वैल्यू के लिए क्या करना होता है, एक्स बार माइनस मीन, और उसको डिवाइड करना है किससे, स्टैंडर्ड एरर से, तो स्टैंडर्ड एरर का मतलब है एस अपॉन रूट एन, तो एक्स बार क्या दिया हुआ है, एक्स बार हमें दिया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ से ले लेते हैं, एक्स बार क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास एक्स बार दिया हुआ है, ठीक है जी, ये एक्स बार आ गया इतना 4.76, और क्या दिया हुआ है हमें, एस मिला हुआ है एस कितना दिया हुआ है 2.297, और क्या पता हमें, सैम्पल साइज़ हमें चाहिए था 20 सैम्पल साइज़ गिवन है, और क्या गिवन है, सैम्पल साइज़ 20, ठीक है जी, तो ये जो है वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई सारी। अब मैं इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके क्या कर सकता हूँ, टी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, तो टी की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, एक्स बार कितना है, एक्स बार कितना है 4.76, ठीक है, ज़ीरो माइनस किससे करना है, म्यू नॉट, म्यू कितना है 4.55, और फिर इसको क्या करना है, इसको डिवाइड करना है एस अपॉन रूट एन से, एस कितना है 2.297, और इसको किससे डिवाइड करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 20 से इसको क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो ये मैं इसको ले जाता हूँ एक्सेल में ताकि इसकी कैलकुलेशन हम कर लें आराम से, तो एक्सेल में मैं इसको ले गया इधर, और यहाँ पे इसके स्टेटमेंट से पहले क्या लिखना है, इक्वल टू का बटन प्रेस करना है, और इसके अलावा कोई स्पेस वगैरह दिए हैं तो वो रिमूव करना है, तो ये स्पेस हमने रिमूव कर दिया, और यहाँ भी स्पेस रिमूव कर दिया, और ये जो है वो इसको सिंप्लीफाई किया, तो अभी भी कोई एरर दिखा रहा है, ये अभी क्या एरर है, अच्छा ये माइनस का सिंबल, ये माइनस इस तरीके से, ये अब आपने सॉल्व कर लिया, तो ये क्या आई है, टी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई है, कितनी आई है 0.4088, ठीक है जी, तो ये इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया 0.4088, ठीक है जी, 4088, ये आ गया स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, हमें क्रिटिकल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्रिटिकल वैल्यूज़ यहाँ पे 2 होंगी, याद रखें, क्योंकि 2 क्यों है, इसलिए कि 2 टेल्ड है, नॉट इक्वल्स टू है, यानी कि 2 टेल्ड टेस्ट है, तो क्रिटिकल वैल्यू क्या होगी, 2 क्रिटिकल वैल्यूज़ होगी, एक जो है टी माइनस टी, और इसको क्या कहेंगे अल्फ़ा बाई 2, और दूसरी क्या होगी प्लस का टी और अल्फ़ा बाई 2, ठीक है, तो एक माइनस का टी और एक प्लस का टी, तो माइनस का टी अल्फ़ा बाई 2 यानी कि माइनस टी अल्फ़ा बाई 2 क्या है, 0.1 को डिवाइड बाई 2 कर दें, यानी अल्फ़ा 0.1 है, उसको डिवाइड बाई 2 करें तो 0.05, तो टी 0.05 पे देखना है, और इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे प्लस का टी 0.05, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम भी हमें साथ में चाहिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, सैम्पल साइज़ 20 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। अब हम टी टेबल देखेंगे, और 0.05 के ऊपर 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे हम चेक करते हैं इसको, तो टी टेबल देखें, टी टेबल में कितने देखना है 0.05 पे, तो ये 0.05 ये आ गया, और 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये आ गया, 0.05 पे 19 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे क्या आया 1.729। अब 1.729 ये पॉजिटिव में है, क्योंकि ये पॉजिटिव टी टेबल में हमेशा हमें वैल्यू कहाँ से कहाँ होती है, टी में आपको हमने डिस्कस किया था, टी टेबल जो है हमेशा लेफ़्ट टू राइट होता है, तो पॉजिटिव में है ये 1.729, और नेगेटिव के लिए क्या होगा, इसका मिरर इमेज होगा, अगर ये पॉजिटिव 1.729 है तो इस तरफ क्या होगा माइनस का 1.729,
तो ये हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे ये नेगेटिव वाले में माइनस का 1.729, ठीक है ना, 729 है ना, 1.729, और इस वाले में क्या होगा, इस वाले में पॉजिटिव 1.729 होगा। अब देखिए जी, जब आप इसको इंटरप्रिटेशन करना है, अब हमने फैसला करना है एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है। तो ये हमें टू टेल्ड वाला जो ग्राफ है, इस टू टेल्ड वाले ग्राफ में से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। देखिए ये अज्यूम कर लेते हैं, ये टू टेल्ड में ये टी की वैल्यू है, एक वैल्यू माइनस का 1.72 और एक प्लस का 1.72 है। तो माइनस का 1.72 और प्लस का 1.72, अगर इसके बीच में है नंबर तो डू नॉट रिजेक्ट होगा, और अगर इस तरफ है तो रिजेक्ट होगा ग्रेटर वाले पे, और अगर इस तरफ है तो रिजेक्ट होगा लेसर वाले पे। अब देखें ज़रा आपके पास जो 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 नंबर्स आ रहे हैं हमारे पास, जो डिसीजन लेने के लिए हमारे पास जो दो वैल्यूज़ हैं, एक ये वैल्यू है टी की वैल्यू, टी नॉट जिसको कहते हैं, वो कितनी आ रही है 0.4088। इसका मतलब है 4088 जो है, अब डिसीजन लेने के लिए अब हमने क्या करना है कि सिंस टी कैलकुलेटेड जो कि कितनी है 0. कितनी आ रही है 4088 इस क्या है, इन दोनों नंबर्स के बीच में है, -1.7 और +1.7 के बीच में है। इसका मतलब है इस इन बिटवीन -1.729 एंड 1.729, इन दोनों के बीच में है। देयरफॉर क्या करें भाई, देयरफॉर वी डू नॉट रिजेक्ट, क्या कर सकते हैं हम, H0 को रिजेक्ट नहीं करेंगे। तो ये हमारा फैसला हो गया कि डिसीजन किस बेस पे लिया है कि क्रिटिकल रीजन इन दो नंबर्स के दरमियान है। आपका कैलकुलेटेड अगर इस 1.729 से छोटा होता तब भी रिजेक्ट करते, 1.729 से बड़ा होता तब भी रिजेक्ट करते। अब इन दोनों के बीच में है तो इसका मतलब है कि हम रिजेक्ट नहीं कर रहे। तो रिजेक्ट नहीं कर रहे तो इंटरप्रिटेशन क्या होगी, इंटरप्रिटेशन क्या होगी। इसके लिए दोबारा से आप क्वेश्चन में जाएं, और क्वेश्चन जो है वो उसके जो स्टेटमेंट है उसी को ही आप रिपीट कर सकते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि डू द डेटा प्रोवाइड सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द अमाउंट ऑफ टीवी वॉच पर डे लास्ट ईयर बाय द एवरेज पर्सन डिफर फ्रॉम दैट इन 2005। तो डिफर हुआ है। अब ये जो बात है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ और ये मैं कॉपी कर रहा हूँ। अब देखें डू नॉट रिजेक्ट है, ठीक है, डू नॉट रिजेक्ट है, यानी H0 जो वो रिजेक्ट नहीं हुआ, तो H0 एक्सेप्ट हुआ है। तो एक्सेप्ट होने का मतलब है कि डिफ़र नहीं कर रहा। अगर ये इक्वल टू है तो इसका मतलब है नॉट डिफ़र, ठीक है, टीवी वॉचिंग टाइम जो वो डिफ़र नहीं है। और अगर ये वाला एक्सेप्ट हो गया तो ये डिफ़र है, तो ये वॉचिंग टाइम डिफ़र है। अब बताएं क्या हुआ, डू नॉट रिजेक्ट, यानी H0 रिजेक्ट नहीं हुआ, H0 एक्सेप्ट हुआ। तो H0 एक्सेप्ट होने का मतलब है डिफ़र नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे कि द इंटरप्रिटेशन क्या है कि द अमाउंट ऑफ टेलीविजन वॉच टाइम वॉच्ड पर डे लास्ट ईयर बाय द एवरेज पर्सन डज नॉट डिफर, ठीक है, या डिड नॉट डिफर्ड फ्रॉम दैट इन 2005, ठीक है जी। तो ये नॉट डिफर का आपने जो ना उस तरीके से इंटरप्रिटेशन कर दी, डिफर नहीं कर रहा, ठीक है जी। तो आई होप आपको जो है वो आप बिल्कुल क्लियर हो गया। हाइपोथेसिस टेस्टिंग, हमने दो हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज़ की है, एक Z प्रोसीजर और दूसरा T प्रोसीजर। और याद रखें दोनों प्रोसीजर में तीन तरह की अल्टरनेटिव्स हैं, टू टेल्ड और वन टेल्ड में लेफ़्ट भी है और वन टेल्ड में राइट भी है। तो हमने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। टू टेल्ड जो डिफ़र का वो जो हाइपोथेसिस है वो हमने टी प्रोसीजर में डिस्कस कर लिया, और राइट टेल की जो प्रोसीजर है वो हमने Z में भी डिस्कस कर ली और T में भी डिस्कस कर ली है। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह हम जो वो मीटिंग करेंगे, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें फिर हम इसकी मज़ीद जो चीज़ें होंगी वो डिस्कस करेंगे। ओके, तो मज़ीद चीज़ें क्या हैं, मज़ीद चीज़ें से मुराद ये है कि इसमें जो है वो अब हम जो डिस्कस करेंगे ये जो है हमने डिस्कस किया है
सिंगल मीन हमने डिस्कस किया है। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, ये देखें ना, हाइपोथेसिस टेस्ट फॉर वन पॉपुलेशन मीन, ठीक है ना। तो वन पॉपुलेशन मीन में हमने एक सिग्मा नोन के लिए डिस्कस किया और एक सिग्मा अननोन के लिए डिस्कस किया। अब हम जो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हाइपोथेसिस टेस्ट होगा फॉर टू मीन, ठीक है। डबल मीन के लिए हमने डिस्कस करना है, यानी टू पॉपुलेशन मीन के लिए, ठीक है। तो टू पॉपुलेशन मीन के लिए जब व्हेन सिग्मा नोन और व्हेन सिग्मा अननोन, ये दोनों हम डिस्कस करेंगे। ओके जी, गुड बाय।